हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी एंड फिजिकल प्लानिंग एंड कंट्रोल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजकोषीय नीति उद्देश्यों में से एक राजस्व व्यय और प्राप्तियों को समान स्तर पर लाना है। निम्नलिखित में से कौन सा कदम उस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें जो पॉइंट दिए हैं इसमें से कौन सा वो स्टेप है जो इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए कुल लाभ बढ़ाने के प्रयास। सेकंड कह रहा है कर संग्रह में राजस्व में सुधार के प्रयास। थर्ड कह रहा है देश के व्यय के लिए विकास दर को धीमा करने का प्रयास। तो ये सारे ही पॉइंट जो हैं वो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राजकोषीय नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। तो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, ये एजेंसी जो है वो भारत में राजकोषीय नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ये दोनों जो होते हैं वो भारत में राजकोषीय नीति यानी कि फिजिकल प्लानिंग और उसके कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मद को भारत सरकार के बजट में पूंजीगत प्राप्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो भारत सरकार द्वारा जनता के लिए लिया गया कर्ज, अगर भारत सरकार जनता के लिए कोई कर्ज लेती है तो उसको हम पूंजीगत प्राप्ति के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, सॉरी वो करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा जनता में लिया गया कर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत जैसे देश में राजकोषीय नीति का महत्व है कि डॉट डॉट। तो भारत जैसे देश में राजकोषीय नीति का महत्व होता है, ये सारे ही उसके पॉइंट हैं। ऑप्शन ए कह रहा है हमारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इकाइयां दोनों के लिए पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ये भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है, एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड कह रहा है हमारा उद्देश्य आय और धन के वितरण में असंतुलन को कम करना है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सी कह रहा है हमारा सरकारी परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से पर्याप्त संसाधन उत्पन्न करने में मदद करना। तो ये सारे ही पॉइंट राजकोषीय नीति का महत्व है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है। तो देनदारों के ब्याज राशि के संग्रह में प्राप्तियां, ये भी इसका हिस्सा नहीं है। सेकंड है हमारा करों के संग्रह में प्राप्तियां, ये इसका हिस्सा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश में प्राप्तियां। ये तीनों ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और सी, ये तीनों ही भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन डी है हमारा क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेशक में प्राप्तियां, ये इसका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बजट घाटे की परिभाषा है। ठीक है, तो प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का अधिक होना। अगर हमारे पास जो प्राप्तियां हैं यानी कि रेवेन्यू है वो व्यय की तुलना में अधिक कम हो और व्यय ज़्यादा हो तो वो हम घाटे की परिभाषा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास है जो घाटे के वित्त पोषण में परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो अर्थव्यवस्था के भीतर मुद्रास्फीति में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में सुधार, कर्ज में वृद्धि, ये सभी ही हो सकते हैं इसके परिणाम स्वरूप। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कदम अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना। ओके, आंसर आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कदम अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का उदाहरण है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो यहाँ पे बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना, ये इसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के पूंजी बजट के लिए एक भाग के रूप में शामिल है? तो विदेशी सरकारों को दिए गए ऋण, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता। सी कह रहा है हमारे विदेशी विमानों को प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय, ये सभी इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कैपिटल गेन टैक्स के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर लगाया जाने वाला कर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा किए गए विकास व्यय का हिस्सा नहीं है? तो रक्षा बजट के एक भाग के रूप में व्यय, अगर रक्षा बजट के भाग के रूप में व्यय होता है तो वो भारत सरकार का विकास व्यय का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए वार्षिक बजट के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यह सरकार की राजकोषीय नीति का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही परिदृश्य का वर्णन करता है कि यदि भारत सरकार बजट पारित करने में विफल रहती है तो वह पूरी मंत्रिपरिषद में इस्तीफा दे दिया और सरकार गिर गई है। ठीक है, तो ये इसका वर्णन करती है, ये परिदृश्य इसका वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर भारत सरकार बजट पारित करने में विफल रहती है तो ये परिदृश्य जो है पूरी मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया है और सरकार गिर गई, ये इसका वर्णन सही तरीके से करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व बजट के लिए सही अर्थ है? ठीक है, तो ऑप्शन बी जो कह रहा है, यह राज्यों के के लिए संपत्ति बनाने के लिए सहायता अनुदान को छोड़कर कुल राजस्व घाटा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।